अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जिगर के गिर्द चर्बी जिसको फैटी लीवर डिजीज़ कहा जाता है, इसको आज हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि जिगर के गिर्द चर्बी जमा होने की वजूहात क्या होती हैं, और अगर जिगर के गिर्द चर्बी जमा हो जाए तो उससे क्या क्या अलामत आ सकती हैं, उससे जिगर के ऊपर क्या असर पड़ता है। और मैं 5 आपको ऐसी आसान टिप्स के बारे में बताऊँगा जिनके ऊपर अमल करके आप बग़ैर किसी दवाई के, बग़ैर किसी डॉक्टर के पास जाए हुए अपने जिगर की चर्बी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिगर के गिर्द चर्बी बेसिकली है क्या। जिगर की चर्बी जिसको हम फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं, वो 2 किस्म की हो सकती है। एक को हम अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं और एक को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर कॉमन है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जैसे कि नाम से पता चलता है उन लोगों के अंदर होती है जो कि अल्कोहल का यानी शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ दूसरी किस्म की जिगर की चर्बी का प्रॉब्लम होता है, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आप शराब का इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी आपके जिगर के गिर्द चर्बी जमा हो रही है। इससे सबसे पहले क्या होता है, पहले नंबर पे तो आपके जिगर की जब चर्बी जमा होना शुरू होती है तो इस स्टेज को हम स्टेटोसिस कहते हैं। इसमें सिर्फ आपके जिगर के गिर्द चर्बी अभी जमा होना शुरू हुई है, ये पहली स्टेज है। इसमें अभी आपके जिगर को कोई आर्जा लाहक नहीं हुआ, जिगर के ऊपर कोई इसके असरात आना शुरू नहीं हुआ। ये सिंपल समझ लें कि नॉर्मल जिगर के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। इसको हम सिंपल स्टीएटोसिस कहते हैं। सेकंड जो स्टेज होगी इसको हम नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीएटो हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस जब भी आप लफ्ज़ सुनेंगे तो इसका मतलब है कि जिगर की सोजश। आपने अक्सर सुना होगा हेपेटाइटिस का वर्ड। इसका सिंपल जो आसान तर्जमा यही होता है कि जिगर की सोजश। अब सेकंड स्टेज पे क्या होता है कि ये चर्बी जब ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है तो जिगर को कवर कर लेती है। जिगर का जो नॉर्मल काम करने का फंक्शन होता है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है और उससे फिर जिगर की सोजश शुरू हो जाती है। इसको हम आम लफ्ज़ों में नैश भी कह सकते हैं। तो इससे जब जिगर की सोजश शुरू होती है तो फिर कुछ अलामत आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि जो पेट की दाईं साइड पे पसलियों के नीचे अक्सर लोगों को पेन की शिकायत होती है। इस स्टेज तक अगर आप अपने जिगर का इलाज करना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक 100% रिकवरी के चांसेस रहते हैं। लेकिन इससे फिर अगली स्टेज होती है, वो होती है फाइब्रोसिस की स्टेज। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि आपके जिगर के ऊपर आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो दाग बनना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होगा कि जिगर के जो खुलिये हैं वो इतने मुतासर होना शुरू हो गए हैं को जो नॉर्मल खुलिये थे वो अब ख़राब होना शुरू हो गए हैं और उसकी जगह पे आप जिगर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के दाग बनना शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। और जो इससे भी आगे ख़तरनाक और आखिरी स्टेज होती है जिगर की ख़राबी को, उसको हम सिरोसिस कहते हैं। और अगर आप इसी तरह ही एहतियात नहीं करते, अपनी जिगर की चर्बी का इलाज नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जिगर जो है उसमें सिरोसिस हो जाती है, यानी उसके अंदर बिल्कुल ख़राबी हो जाती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, उसके पूरे खुलिये जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। अब जिगर किसी भी काम करने के लायक नहीं रहता। इस स्टेज पे आके फिर आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो अलामत हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि जिस्म के अंदर सोजन होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, आंखें पीले होना शुरू हो जाती हैं, पेट के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है और खुदा न खास्ता कुछ लोगों में फिर जो है वो खून की उल्टियाँ, काले पखाने आना शुरू हो जाते हैं और फिर एंड पे कोमा तक कंडीशन जा सकती है। और ये डिज़ीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और फिर इसको रिवर्स करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है, अनलेस किसी शख्स का जिगर जो है वो तब्दील कर दिया जाए, जिसको हम लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि जब तक आप लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो जिस शख्स को थोड़ा सा भी मोटापा है या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको ज़रूर अपना अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। उससे पता चल जाएगा कि उसके जिगर के गिर्द चर्बी है कि नहीं। तो शुरू में ही आपको जिगर की चर्बी को डिटेक्ट करना है, क्योंकि शुरू में जैसे मैंने बताया स्टेज 1 पे इसकी कोई अलामत नहीं होती। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आपका पेट जो है वो निकला हुआ है, तोंद निकली हुई है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं, 80 to 90% चांसेस हैं कि आपके जिगर के गिर्द भी चर्बी है। क्योंकि अगर पेट के गिर्द चर्बी है तो वो चर्बी जो आपके विसरल ऑर्गन्स हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो जैसे कि जिगर है, इनके गिर्द भी ज़रूर जमा हो रही होगी। स्टेज 1 पे ही आपने कोशिश करना है कि स्टेज 1, 2 के ऊपर ही इसको डायग्नोज कर लिया जाए और फिर इसकी एहतियात की जाए। तो कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जिनकी वजह से जिगर के गिर्द चर्बी जमा हो सकती है। पहले नंबर पर तो जैसे मैंने बताया है कि मोटापा, जिन लोगों का पेट तोंद निकली हुई है और वज़न जो है वो उनका नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम बीएमआई से कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई का फार्मूला आप देख लें कि इसमें हम वेट को किलोग्राम में ऊपर रखेंगे और जो आपकी हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर में नीचे रखेंगे और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 18.5 से लेके 24.9 तक नॉर्मल होता है। और फिर 25 से लेके 29.9 तक हम किसी शख्स को कहते हैं कि ये ओवरवेट है और 30
से अगर किसी का BMI ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो ओबीस है। तो ओवरवेट जो भी शख्स होगा जिसका 27-28 है BMI, उसमें जिगर की चर्बी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप एक तो BMI से चेक कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों को शुगर होती है उनमें भी जिगर की चर्बी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। थर्ड नंबर पे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके अंदर भी जिगर की चर्बी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी चांसेस होते हैं। फिर जो लोग डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा तली हुई फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी जिगर की चर्बी के चांसेस होते हैं। इसके अलावा विरासती कुछ अवामल होते हैं, जेनेटिकली भी कुछ लोगों के अंदर ऐसे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से उनके बॉडी के अंदर ज़्यादा चर्बी जमा होती है। तो ऐसे लोगों में भी जिगर की चर्बी के मसाइल हो सकते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन हो तो आपको जिगर की चर्बी का मसला हो सकता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इसको आप अर्ली डिटेक्ट करें। तो 3 ऐसे टेस्ट हैं जो कि आप करवा सकते हैं जिगर की चर्बी को चेक करने के लिए। सबसे पहले तो आसान तरीन टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। किसी भी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपका अल्ट्रासाउंड करके आपको बता देगा कि आपके जिगर की सिचुएशन कैसी। दूसरा, आप ब्लड का टेस्ट करवा सकते हैं जिसको हम ALT कहते हैं, SGPT भी कहा जाता है। इससे भी पता चल जाता है कि जिगर के अंदर कोई सोजिश वगैरह तो नहीं है। थर्ड जो है वो है फाइब्रोस्कैन। अगर किसी के जिगर के गिर्द चर्बी आ जाती है, स्टेज 1-2 फैटी लिवर डिजीज़ डिक्लेयर हो जाती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि फाइब्रोस्कैन करा सकते हैं। फाइब्रोस्कैन से आपकी जो जिगर की पूरी साख्त है उसको स्टडी, उसका मुआयना किया जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि अगर जिगर की चर्बी है तो उसने जिगर को कितना मुतासर अगर किया है तो कितना मुतासर किया है। आखिरी टेस्ट होता है लिवर बायोप्सी। उसकी अमूमन इस सिचुएशन में ज़रूरत नहीं होती, उसमें जिगर से एक टुकड़ा लेके मुआयना किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों को उसके कराने की ज़रूरत पेश आती। वो ज़्यादातर हम अगर किसी को हमें शुबा हो कि जिगर का कोई कैंसर है तो उसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं। अब बात कर लेते हैं उन 5 सिंपल आसान सादा टिप्स की जिनको मैं 1000 बार भी रिपीट करूँ तब भी ये बेस्ट ट्रीटमेंट होगा फैटी लिवर, जिगर की चर्बी का। और इसी पे ही अमल करके आपने जो 80-90% लोग हैं अपने जिगर की चर्बी को कम भी कर सकते हैं और जिगर की चर्बी से हमेशा के लिए छुटकारा भी पा सकते हैं। सबसे पहले हाई फाइबर डाइट। अपनी जो खुराक है उसमें चेक करें कि आप कितना फ़ाइबर यूज़ करें। फ़ाइबर सब्जियों के अंदर है, फलों के अंदर है। आप रोज़ाना देखें ज़्यादातर हमारी डाइट क्या होती है, गोश्त होता है, चावल होता है, चाय पी लेंगे। तो इस तरह की जो डाइट्स होती हैं उनके अंदर फ़ाइबर बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए अपनी डाइट के अंदर सब्जियों फलों का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें। हर खाने के अंदर 10 ग्राम मिनिमम फ़ाइबर ज़रूर लें। अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसके साथ सलाद खा लें, और खाने में सब्ज़ी को प्रेफर करें। अगर गोश्त भी खा रहे हैं तो उसके साथ भी सलाद खाएं। अगर ये नहीं कर सकते तो सब गोल का छिलका दूध में मिला के थोड़ा सा पी लें, 1 चम्मच। फाइबर को अपनी डाइट के अंदर ज़रूर लेके आएं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, वज़न कम करने में मदद मिलेगी और जिगर के गिर्द जो चर्बी है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। सेकंड नंबर पे फैट का, चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और प्रोटीन का इंटेक जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ाएं। प्रोटीन जैसे कि आपको चिकन के अंदर मिलेगी, फ़िश मछली के अंदर मिलेगी, इसके अलावा दूध के अंदर भी होती है, डेयरी प्रोडक्ट जितनी भी हैं एग के अंदर होती हैं। तो प्रोटीन का जो पोर्शन है वो थोड़ा बढ़ाएं और जो फैट है, ऑयल है, घी है, उसको थोड़ा कम करें। थर्ड जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है ना वो है चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो कि बाज़ार से मिलती हैं आपको पैकेट में, ठीक है, चाहे वो चिप्स है, चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो बाज़ार में पैकेज वाला गोश्त है, ये सारे प्रोसेस्ड हो। इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, इसमें अक्सर चीनी भी होती है, नमक भी ज़्यादा डाला होता है, इसके अंदर थोड़ा ऑयल भी लो क्वालिटी का होता है। आप घर में जितना मर्जी अच्छा ऑयल इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन आपको जो पैकेट शुदा चीज़ें मिलेंगी ना उनके अंदर जो घी होगा आपको नहीं पता कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ज़्यादातर पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो प्रोसेस्ड जितनी भी फूड्स हैं उनसे अवॉइड करें। और चीनी जो है वो बहुत बड़ा कल्प्रिट है हमारे यहाँ। चीनी चाय में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ जो आमतौर पर ब्रेड्स है जो बड़े शौक से हम नाश्ते में खाते हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है तो चीनी। इसके अलावा जूस के अंदर, बोतल के अंदर तो 35 ग्राम 40 ग्राम एक छोटे से बोतल के गिलास के अंदर सिर्फ चीनी होती है। तो चीनी जो है और प्रोसेस्ड फूड्स है इससे आपने मुकम्मल परहेज़ करने। चीनी तो मतलब ज़रूरत ही नहीं है ना आपको बॉडी के अंदर। आपको बाहर से चीनी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फल खा रहे हैं तो वहाँ से आपको अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। अगर आप इवन रोटी भी खाते हैं तो उससे आपको स्टार्च मिल रही है। तो शुगर आपको इन चीज़ों से अच्छी मिल जाती है, गंदम से, फलों से, आपको सब्जियों से, इनसे ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा मिल जाता है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने चीनी खानी है। अगर आपका बहुत दिल करता है तो 5 ग्राम एक छोटी चम्मच दिन में एक दफ़ा चाय में डाल के अगर आप पीना पसंद करते हैं तो कोशिश करें कि इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि
आप ना जाने में भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जिनसे आप शुगर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इससे आप परहेज़ करें, आपके जिगर की चर्बी इस एक स्टेप को अपनाने से ही कम हो जाएगी। इसके अलावा पानी का सही इस्तेमाल, बार बार मैं कहता हूँ, पानी हमारे यहाँ बहुत ही अंडर वैल्यू है। इसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं है। दिन के अंदर आप 2-2.5 लीटर कम अज़ कम 8 से 10 गिलास तो कम अज़ कम पानी ज़रूर पिएँ। जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, जिनको ज़्यादा पसीना आता है, वर्जिश करते हैं, उनको इससे भी ज़्यादा थोड़ा पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेमन जो है उसका इस्तेमाल कर लें पानी के अंदर, विटामिन सी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, तो ये करें। इसके अलावा आखिर में जो एक और चीज़ है, जॉगिंग या वॉक या कोई भी किस्म की एक्सरसाइज, हमारे यहाँ बिल्कुल ही हम जो है वो सारा टाइम बैठने को पसंद करते हैं, तो उसको भी ज़रूर आपने 10 मिनट से शुरू करें। बेशक दिन में 10-10 मिनट की 3 दफ़ा एक्सरसाइज कर लें। कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करना बेहतर है। थोड़ा थोड़ा करके आप वॉक करना शुरू करें। इसको आपको मज़ा आना शुरू होगा और ये भी आपकी जो रूटीन है उसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो ये 5 बहुत ही आसान टिप्स हैं, और जितनी भी आप एडवाइस सुन लें जिगर की चर्बी को कम करने के लिए, सेहत को बेहतर करने के लिए, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाज़िम व मलज़ूम हैं, जिनके ऊपर आपको हर सूरत में अमल करना ही है। जब भी मैं किसी को बताता हूँ, डॉक्टर साहब हमें कोई दवाई बता दें, यही दवाई है जनाब, इसी पे ही आपने अमल करना है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि बस 2 गोलियाँ 4 गोलियाँ खा लेंगे, उससे बस ठीक हो जाऊँ, मुझे कुछ मशक्क़त मेहनत ना करना पड़े। ठीक है ना, आप दवाई को भूल जाएं, क्योंकि दवाइयों के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोई भी आप डब्बी खोलें, उसका आप वो जो रिटर्न होता है ना, उर्दू में भी आता है, हमारे यहाँ इंग्लिश में भी होता है, उसको आप पढ़ लें कि कितने कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं दवाइयों। दवाई सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब नागुज़ीर हो, जब और कोई चारा ना हो, जब और कोई हल ना बन रहा हो, तो फिर दवाई का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि सबसे पहले दवाई दे दें, बाकी काम देख ही जाएंगे। वो दवाई से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाली जो 5 टिप्स हैं, इनके ऊपर आप पहले अच्छी तरह से अमल करें। इसको महीना, 2 महीने, 3 महीने करके देखें। अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप किसी दवाई की तरफ जाएँ। तो ये अगर आप 5 स्टेप्स इंशाल्लाह करेंगे, तो इससे आपकी जिगर की चर्बी और ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।